Hello and good morning everyone. I welcome you all at Doers News Analysis. Today is 24th April 2023 and we are going to discuss important news and articles from the Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel at Doers News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना. नाउ आवर फर्स्ट आर्टिकल इज साउथ अफ्रीकन चीता ट्रांसलोकेटेड टू कूनो नेशनल पार्क डाइस. अब आप सभी को यहाँ पे पता है जो इंडिया से चीता इंडिपेंडेंस के बाद से ही देखिए उससे पहले से ही इंडिया से जो चीतास है वो कैसे हो चुके थे, एक्सटिंक्ट हो चुके थे. टोटली यहाँ पर क्या हो चुके थे, इंडिया में एक्सटिंक्ट हो चुके थे. और एट प्रेजेंट अभी भी देखें तो जो चीताज है उनका नंबर जो धीरे धीरे वो कैसे कैटेगरी में यहाँ पे वल्नरेबल की कैटेगरी में, आप सभी को पता है. चीता यहाँ पे टू टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं एशियन चीताज और दूसरे होते हैं यहाँ पर अफ्रीकन चीता. ओके एशियन चीता की अगर हम बात करते तो ये सिर्फ 40 से 50 इनका नंबर रह गया है और ये कहाँ पाए जाते हैं, सिर्फ ईरान में इस टाइम पर यहाँ पर मिलते हैं. ठीक है. अब अफ्रीकन चीतास की बात करें तो अफ्रीकन चीतास का नंबर अभी भी कैसा है, थोड़ा ठीक ठाक है. ओके अब यहाँ पर क्या हुआ, इंडिया में चीता प्रोजेक्ट आया जिसके तहत यहाँ पर क्या किया गया, चीता को री इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, जिसमें हमने यहाँ पर नाम्बिया से कितने 8 चीतास को बुलवाया और साउथ अफ्रीका से हमने यहाँ पर 12 चीतास को क्या किया, लेकर आया गया. ओके अब हमने कुछ दिनों पहले, आपको अगर याद होगा, मार्च में ही हमने एक न्यूज़ डिस्कस करी थी जिसमें नाम्बिया से जिस चीता को लेकर आया गया था जिसका नाम था, आपको याद होगा, शाशा, है ना. उसकी यहाँ पे किडनी में कुछ प्रॉब्लम थी, हेल्थ इश्यूज थे जिसके कारण उनकी यहाँ पर डेथ हो चुकी थी शासा चीता की. इसी तरीके से और उसको कहाँ से लेकर आया गया था, नाम्बिया से लेकर आया गया था. नेक्स्ट अगर हम आज की बात करें तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका से जिस चीता को लेकर आया गया था उसकी भी अब यहाँ पर क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है. इस चीता का नाम क्या था, उदय. तो देखिए आपसे अब यहाँ पे क्वेश्चन नाम रखे जा रहे हैं तो नाम के बेसिस पे, नेम के बेसिस पे आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं. तो देखिए वन ऑफ द cheetahs translocated to Madhya Pradesh Kuno National Park from South Africa died on Sunday. A senior forest officer said the decreased cheetah's Uday is age 6 year. वहाँ पे 6 year एज थी और उसका नाम क्या था, उदय. तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. उदय साउथ अफ्रीका से आया गया था और शाशा की बात करें तो ये कहाँ से आया है, नाम्बिया से. ओके तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा. इसी से रिलेटेड यहाँ पे अगर आप इसको लिंक करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, चीता दैट स्टेड आउट ऑफ द कूनो नेशनल पार्क रेस्क्यूड. यहाँ पर क्या हुआ था, जो कूनो नेशनल पार्क है जहाँ पे चीतास को रीइंट्रोड्यूस किया गया है, वहाँ से कुछ चीतास को हमें ये देखने को मिला कि वो जो पार्क है उससे वहाँ पर बाहर चले गए. तो आप देखिए अगर यहाँ पर क्या होगा, जब हम यहाँ पर एनिमल्स को तो लेकर आ रहे हैं धीरे, बट उनका जो एक एरिया होता है, जितने एरिया में वो क्या करते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, उनके लिए एक फुल पोटेंशियल होता है ना, कि हम इतने पूरे एरिया में रहेंगे. बट अगर हम इस एरिया को इंक्रीज नहीं करेंगे तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये अपने जो इनका हैबिटाट है, नीचे है, ये उससे यहाँ पर बाहर आएंगे. और जब ये बाहर आएंगे तो कहाँ पर आएंगे, ये जहाँ ह्यूमन का रेसिडेंस है वहाँ पर आएंगे, जिसके कारण हमें क्या देख सकता है, ह्यूमन वर्सेस एनिमल, ये जो कन्फ्लिक्ट है वो हमें सामने बढ़ता हुआ नजर आ सकता है. ओके तो एक कॉन्सेप्ट अगर आप इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो हमारे सामने ये भी एक प्रॉब्लम सामने आ सकती है. ओके नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल इज, देखिए इस आर्टिकल को हमने कई बार डिस्कस किया है कि इंडिया की जो आज के टाइम पर अगर पॉपुलेशन देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बूम कर रही है. अब इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया है कि देखिए किसी भी कंट्री की जो डेमोग्राफी होती है उसके या तो हम एडवांटेजेस ले सकते हैं, वो हमारे लिए एक डिविडेंड बन सकता है या फिर डिजास्टर बन सकता है. ओके अब इस आर्टिकल में यही डिस्कस किया गया है कि हम ऐसा क्या करें जिससे जो हमारी डेमोग्राफी है वो डिविडेंड बने, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बने इंस्टेड ऑफ डिजास्टर. ओके तो देखिए इसमें ये कहा गया है कि अगर हम आंसर देखें तो हमें इसके लिए एक क्या चाहिए, एक एम्पेरिकल और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव चाहिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारी पॉपुलेशन है आज के टाइम पर उसको हम क्या बना सकते हैं, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, हमारे लिए क्या बना सकते हैं, इसको एक इकोनॉमिक डिविडेंड के तहत इसको हम अपने सामने ला सकते हैं. पहले कौन कौन से इसमें फैक्टर रखे गए, देखिए इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आप इसके एक एक पॉइंट्स को यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं. फर्स्ट है क्या, नेचर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे हो रही है, उसका नेचर क्या है. जैसे हमने डिस्कस किया था, हमारी जो फर्टिलिटी रेट है, इंडिया की फर्टिलिटी रेट कितनी है, 2.0 है. ओके अगर हम आइडियली देखें तो ये कितनी होनी चाहिए, 2.1 होनी चाहिए, बट एट प्रेजेंट इंडिया की जो फर्टिलिटी रेट है वो कितनी है, 2.0 है. और इसको अगर हम कनेक्ट करें तो जो हमारे रिप्लेसिंग
आप देखेंगे रिप्लेसिंग फर्टिलिटी रेट है तो उससे भी इक्वल ठीक है। रिप्लेसिंग का मतलब ये होता है, रिप्लेसिंग फर्टिलिटी रेट का, फॉर एग्जाम्पल ये न्यूक्लियर फैमिली है, इसमें 2 पेरेंट्स हैं और आपके यहाँ पे 2 चाइल्ड हो गए, 2 चिल्ड्रन हो गए, तो मतलब ये 2 चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, ये 2 पेरेंट्स है उसको यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं, है ना। तो रिप्लेसिंग फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है, मतलब आप कितने पर्सन को यहाँ पर रिप्लेस किया जा रहा है। आपके यहाँ पे पेरेंट्स हैं, मम्मी एंड पापा हैं, और यहाँ पे उनके 2 बच्चे हैं, ओके, और उन 2 बच्चों ने एक तरीके से क्या आने वाले टाइम में वो क्या करेंगे, उन दोनों मतलब वो जो 2 पर्सन है आपके जो पेरेंट्स है उनको आप क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो इसको हम कहते हैं रिप्लेस फर्टिलिटी रेट। तो इंडिया की एट प्रेजेंट अगर हम फर्टिलिटी रेट देखें वो कितनी है, 2.0 है। अगर ये इससे कम जाती है तो ये हमारे लिए क्या हो सकता है, हमारे लिए ये थोड़ा सा नुकसान वाली बात हो सकती है, हमारे लिए लॉस हो सकता है। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में क्या होती है, आपके पास यहाँ पे जो ओल्डर पीपल होते हैं, जो एल्डरली पॉपुलेशन होती है वो ज़्यादा होती है। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं आज के टाइम पे चाइना एंड जापान का। यहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट है वो कितनी है, 1.5 to 1.7 है, जिसके कारण हमें क्या देखने को मिल रहा है कि चाइना एंड जापान में ओल्डर पीपल, जो एल्डर पीपल की जो पॉपुलेशन है वो इस टाइम पर ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू यंगर पॉपुलेशन। ओके, ये हमने पहला पॉइंट देखा। नेक्स्ट इसमें है साइज एंड इट्स कंपोजिशन, उसका साइज कैसा है, उसका कंपोजिशन कैसा है, एज वेल एज मैकेनिज्म थ्रू विच अ कंट्री ट्रांसलेट डेमोग्राफिक बोनस इनटू इकोनॉमिक डिविडेंड। और यहाँ पर हमारे जो गवर्नेंस है, आप ऐसा कह सकते हैं, कंट्री के जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, मैकेनिज्म कैसे हैं, जिसके कारण कंट्री यहाँ पर क्या कर सकती है, डेमोग्राफिक जो बोनस हमें यहाँ पर मिल रहा है उसको इकोनॉमिक डिविडेंड में कन्वर्ट कर सके। तो हमने पॉपुलेशन ग्रोथ, साइज, कंपोजिशन की बात करी। तो इसमें देखिए कभी कभी पॉपुलेशन क्या हो सकती है, उसको रिसोर्स एज हम रिसोर्स क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इन इंस्टेड ऑफ बर्डन। वो हमारे लिए कभी बर्डन नहीं हो सकती है। पहली बात तो आप उसको बर्डन ना समझिए, आप उसको क्या समझिए, ये हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है। डेमोग्राफिक क्या है, ये ह्यूमन रिसोर्स है, इसको हमें अच्छे से क्या करना है, यूटिलाइज करना है। कैरिंग कैपेसिटी इज नॉट जस्ट पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब एक तरीके से देखा जाए कि कह रहे हैं कि इंडिया आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है, सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है। इट मीन्स यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं, क्या कैपिटल अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें, जितने पॉपुलेशन है उतना रिसोर्स है क्या हमारे पास, हमें उस पर्सपेक्टिव में यहाँ पर नहीं जाना है। इसको हमें दूसरा देखना है कि यहाँ पर क्या हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जो प्रोडक्शन है, कंजम्पशन सिस्टम है कंट्री का, वो कैसा है, एफिशिएंट है या नहीं। तो उस बेसिस पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर पॉपुलेशन को देखना होगा। ओके, हमने यहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट की बात कर ली कि इंडिया की कितनी है, 2.0 है इन 2023। अभी ये क्या है, अगर ये कंटिन्यूसली चलता रहा, ये फर्टिलिटी रेट कितनी हमारी 2.0 यहाँ पर चलती रही, तो आने वाले टाइम पर ऐसा क्या होगा, जो हमारी पॉपुलेशन होगी वो कैसी हो जाएगी, स्टेबलाइज हो जाएगी। हमने यहाँ पर देखा था, डिस्कस किया था कि जो इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ तो हो रही है, बट ग्रोथ कैसी हो रही है, यहाँ पर स्लो रेट में हो रही है। जो एक रेट होता है उस रेट पर यहाँ पर नहीं हो रही है। तो ये हमारे लिए अभी तो पॉजिटिव ग्रोथ है। ऐसा कहा जा रहा है कि 2063 तक जो पॉपुलेशन होगी वो 169.6 करोड़ तक हमारी पहुंच सकती है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये कहा जा रहा है कि पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ इंडिया, देयर इज अ ग्रेटर प्रोस्पेक्ट फॉर डेमोग्राफिक डिविडेंड देन अ डिजास्टर। हम अगर इंडिया का कंपोजिशन देखें, पॉपुलेशन कंपोजिशन, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा देखिए 68% क्या है, वर्किंग एज पॉपुलेशन है। एट प्रेजेंट 2023 में अगर हम देखें तो हमारे पास 68%, मोर देन 50%, यहाँ पे आधे से ज़्यादा जो हमारी पॉपुलेशन है वो कैसी है, वर्किंग एज पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या है, एक डेमोग्राफिक विंडो और विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है नेक्स्ट 35 ईयर्स तक, जिससे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक डिविडेंड को यहाँ पर रीप कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा क्या कर सकते हैं, एक फायदा, अपॉर्चुनिटी इसको यहाँ पर गेन कर सकते हैं। ओके, अब देखिए इसमें रिलेवेंट मैकेनिज्म की बात की गई है। इस रिलेवेंट मैकेनिज्म में हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं, 4 की मैकेनिज्म आते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो डेमोग्राफिक बोनस है उसको इकोनॉमिक डिविडेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन कौन सा, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड स्किल, हेल्थ कंडीशन एंड गवर्नेंस। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए आपकी सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है तो यहाँ पे आपको इंश्योर करना होगा एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब क्रिएशन। आपकी कंट्री में यहाँ पर कंटिन्यूसली क्या होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ जॉब्स होनी चाहिए, ठीक है, जिससे आपकी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, यहाँ पे इंडल्ज होगी इसमें। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको इकोनॉमिक डिविडेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस रियलिटी को सामने आने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट इसमें बात की जा रही है कि देखिए आप यहाँ पे पॉपुलेशन तो लेकर आ रहे हैं, सॉरी जॉब लेकर आ रहे हैं, जॉब क्रिएशन हो रहा है, बट आपको यहाँ पे इंश्योर करना होगा एजुकेशन एंड स्किल जनरेशन पर। आपको इंश्योर करना होगा हेल्दी लाइफ स्पैन ऑफ
प्रिवेंटिंग डिसीज एंड डिसेबिलिटीज। आपकी जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर स्किल्ड है, जितने भी आपके लेबर्स हैं वो स्किल्ड है, एजुकेटेड है। इससे क्या होगा, आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक गेन्स होंगे अगर आपके यहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो स्किल्ड हैं, हेल्दी हैं, है ना। आपको हेल्थ को भी यहाँ पे इंक्लूड करना है। सारे यहाँ पे कैसे हेल्दी लाइफ स्पैन है, प्रोडक्टिविटी, तो जब वो हेल्दी होंगे तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। आप खुद सोच कर देखिए ना, एक स्किल पर्सन है, यहाँ पे हेल्दी पर्सन है, तो जब वो काम करेगा, वर्क फोर्स में पार्टिसिपेट करेगा तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो इससे क्या होगा, जो पब्लिक स्पेंडिंग एंड हेल्प इज ग्रेटर कैपिटल क्रिएशन, इससे यहाँ पर हम ग्रेटर कैपिटल को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें बात की जा रही गुड गवर्नेंस की। यहाँ पर हमें कॉन्शियसनेस पॉलिसीज भी लेकर आनी होगी। इससे क्या होगा, मतलब कि हम जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसके जो वेरियस एस्पेक्ट्स उसको यहाँ पर रीप कर सकते हैं। ओके, अब देखिए इसमें एक अलग पर्सपेक्टिव है कि अगर हम बात करते हैं तो अपॉर्चुनिटी एंड कॉस्ट आर द टू साइड्स ऑफ द कॉइन्स व्हेन इट कम्स टू बीइंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री। वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री बनने के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर देखिए अपॉर्चुनिटीज और उसका जो कॉस्ट होता है दोनों एक साथ रहते हैं, है ना। मतलब कि आप किसी भी चीज़ का यहाँ पे आप फ़ायदा ही नहीं देख सकते, उसके कुछ कुछ नुकसान भी होते हैं। तो अपॉर्चुनिटी और उस अपॉर्चुनिटी का जो कॉज है वो हमारे पास सामने आता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है कि इंडिया हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम द वर्ल्ड वाइड मार्केट फॉर बोथ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन विद अ लोअर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ड्यू टू रिलेटिवली चीपर वर्कफोर्स। दिस इज वेरी मच एविडेंट इन इंडियाज IT सेक्टर। अब इंडिया की अगर हम बात करते हैं, आप सभी को पता है कि इंडिया में कितना ज़्यादा चीप वर्कफोर्स यहाँ पर मिलता है, तो हम इसका यहाँ पर यूटिलाइज करके, अब देखिए वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री यहाँ पर बन चुके हैं, हम इसका जो इसको यूटिलाइज करके हमारा जो इंडिया का फुल पोटेंशियल है, हमारा जो पूरा मार्केट है बोथ इन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, आपके पास यहाँ पर जो वर्क फोर्स है वो कैसा है, चीप है, तो आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्शन है उस पर और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लोगों को और ज़्यादा वर्क में जब पार्टिसिपेट करेंगे तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो कंजप्शन ज़्यादा होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, और आपकी जो इकोनॉमी है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगी, बूम करेगी। आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जब यहाँ पर इंक्रीज होंगी तो इकोनॉमी कैसी होगी, आपकी यहाँ पर बूम करेगी। ओके, तो इसमें देखिए यही कहा जा रहा है कि एट लास्ट में कि इंडिया को क्या जरूरत है, नीड अ पॉलिसी दैट सपोर्ट एंड इनेबलिंग इन्वायरमेंट दैट कैन प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन, गुड health care, respectable employment opportunity and infrastructure, gender empowerment. If India falls short in its demographic dividend can become a demographic disaster. तो हमें यहाँ पे एक इफेक्टिव पॉलिसी चाहिए, एक हाई क्वालिटी एजुकेशन, गुड हेल्थ केयर, रिस्पेक्टेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जेंडर एम्पावरमेंट। आप इस पॉइंट को नहीं भूलना है, जेंडर एम्पावरमेंट। पॉपुलेशन में यहाँ पे सिर्फ जो आपकी मेल पॉपुलेशन है उसकी ही ग्रोथ नहीं हो रही है, साथ साथ आपकी जो फीमेल पॉपुलेशन है यहाँ पे और अदर जो फैक्टर्स हम देख रहे हैं, यहाँ पे जेंडर बेस्ड इक्वालिटी भी होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं कि जो हमारा ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो एक हमारे लिए क्या लेकर आएगा, अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। अदरवाइज वो क्या बन सकता है, हमारे लिए डेमोग्राफिक डिजास्टर बन सकता है। हम अदर कंट्रीज की बात करते हैं, चाइना में भी ऐसा टाइम आया था जब उनकी जो पॉपुलेशन थी वो उस टाइम पर सबसे ज्यादा क्या थी, वर्किंग फोर्स थी, यंग पॉपुलेशन थी, तो उन्होंने उसका क्या किया, फायदा उठाया, और आज के टाइम पर आप देख सकते हैं कि चाइना यहाँ पर किस पोजीशन में, वर्ल्ड में उसकी क्या पोजीशन है। ओके, तो इंडिया के पास भी देखिए ये जो फेस होता है सारी कंट्रीज के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के साथ ही हो रहा है। अभी इंडिया के पास ये फेस है, आगे चल के किसी और कंट्री के पास होगा। ये जो फेस है ये आप देखेंगे कि एक टाइम पर क्या होता है कि सबसे आपकी कंट्री में सबसे ज्यादा कैसे होते हैं, बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, जहां पर आपको बहुत ज्यादा क्या करना होता है, इन्वेस्टमेंट करना होता है। उसके बाद दूसरी ये जाती है आपकी एडल्ट की, मतलब कि आपके पास यंग पॉपुलेशन क्या है, सबसे ज्यादा है, तो उस कंडीशन में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं, आपको यहाँ पर उस पर रिसोर्सेज में अगर आपने यहाँ पर अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है तो इसके जो बेनिफिट्स हैं आपको यहाँ पर इस एज में देखने को मिलेंगे। उसके बाद धीरे धीरे क्या होती है, आपकी जो पॉपुलेशन होती है यहाँ पर ओल्ड होने लगती है, एल्डरली पीपल होती है, तो ये आपके लिए क्या बन जाती है, लाइबिलिटीज बन जाती हैं, और फिर से आपको यहाँ पर क्या करना होता है, इन्वेस्ट करना होता है। तो यहाँ पर ये लाइबिलिटीज बन जाती है, तो यहाँ पर हमें कोई भी फायदा नहीं होता। सबसे ज्यादा फायदा हमें कहाँ होता है, बेनिफिट होता है किसी कंट्री को, जब आपकी जो पॉपुलेशन वर्किंग फोर्स है वो कैसी है, यहाँ पर यंग है। तो अगर आपने यहाँ पर इस एज में इन्वेस्टमेंट किया है तो ये जो पूरा इन्वेस्टमेंट है आपको फिर से रिटर्न में इस जो ये सेकंड ये फेस आता है उसमें आपको यहाँ पर मिलता है, उसका पूरा बेनिफिट आपको इस एज में मिलता है। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज अ न्यू
ट्रोइका फॉर इंडियाज नॉर्थ ईस्ट रीजन। अब देखिए यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, नॉर्थ ईस्ट रीजन की, और 3 कंट्रीज की, इंडिया, बांग्लादेश एंड जापान की, कि यहाँ पे क्या हो सकता है, ट्राइलेटरल कोलैबोरेशन हो सकता है, जिसके कारण जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हो सकती है, डेवलपमेंट हो सकती है। तो आप देखेंगे द रीजन्स कंप्राइजिंग इंडियाज 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम इज अंडर गोइंग ड्रामेटिक चेंजेस। हमारा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ पर अब बहुत ज़्यादा क्या देखने को मिल रहा है, हमें चेंजेस देखने को मिल रहा है। हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, आप सभी को पता है ना। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, कनेक्ट करें। इसके चलते हमें किसका सपोर्ट चाहिए होगा, आप देखेंगे जितने भी नॉर्थ ईस्ट रीजन है, आप पहले आप मैप देखिए, आपको ज़्यादा ही क्लियर होगा। मैप में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है, ओके। अब ये पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है, यहाँ पर कौन आ जाता है, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और यहाँ पर चाइना सबसे ज़्यादा आ जाता है। अब इस रीजन से हमें कनेक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा किसकी सपोर्ट की ज़रूरत है, एक तो बांग्लादेश हो गया, एक भूटान हो गया, ओके। और अगर हमें ईस्ट यहाँ पर जाना है, फर्दर आगे बढ़ना है, तो यहाँ पर हमारे सामने कौन आ जाता है, म्यांमार आ जाता है। तो इन रीजन से हमें अगर, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने की बात की जा रही है कि हमें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करना होगा। अब इसी के चलते यहाँ पर देखेंगे और इस रीजन में आप सभी को पता है कि चाइना का बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, इंटरफेयर हो रहा है, और जो नॉर्थ ईस्ट ये रीजन है, और इसीलिए यहाँ पर क्या है, जापान का जो आप देख रहे हैं इंटरफेरेंस है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, कौन सा, डेवलपमेंट ऑफ माताबरी डीप सी पोर्ट ऑन द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के साउथ ईस्टर्न कोस्ट में इस डीएसपी जो पोर्ट है, इसको यहाँ पे इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। इसका जो मेन पर्पस ये है कि ये किस तरीके से बन सकता है, हमारे लिए गेम चेंजर बन सकता है। देखिए, इट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड विद जापानीज असिस्टेंस एंड इन द स्केड्यूल टू बी ऑपरेशनल इन 2027 तक ये क्या हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा। यहाँ पर एक अगर हम देखें तो एक इंटेलेक्चुअल डायलॉग हुआ है कौन कौन से 3 कंट्रीज के बीच में, इंडिया जापान इंटेलेक्चुअल डायलॉग अप्रैल 11 to 23 होस्टेड बाय एशियन कॉन्फ्लुएंस एस्कॉन इन अगरतला त्रिपुरा। यहाँ पर हमने बात करी किसमें कि हम कुछ ऐसी एक्सेस पॉलिसी लेकर आएंगे, हम जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ पे जितने भी क्या करना होगा, हमें डेवलपमेंट करना होगा, और जिसके कारण जो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ पर हम चेंजेस लेकर आएंगे, जिसमें बांग्लादेश, इंडिया एंड जापान यहाँ पर साथ में आएंगे। इस रीजन का अगर हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो देखिए, पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसमें क्या क्या आ जाता है, टू बी ऑप्टिमली वाइबल अ पोर्ट विल हैव अ कैटर टू नीड ऑफ बांग्लादेश एंड द इंडियाज नॉर्थ ईस्ट रीजन। अगर ये पोर्ट यहाँ पर डेवलप होता है तो बांग्लादेश की जो नीड्स हैं और नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन है, उसको यहाँ पे क्या करेगा, कैटर करेगा। अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो ये जो पोर्ट है क्या करेगा, 220 मिलियन जो पॉपुलेशन है उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहाँ पर सामने आ सकता है, और ये बांग्लादेश का क्या बन सकता है, बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट रीजन का एक हब बन सकता है, हब सामने बनकर हमारे सामने आ सकता है, ओके। नेक्स्ट इसमें क्या बात की जा रही है कि हमें क्या करना है, रोड एंड पोर्ट्स को यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपनी करनी है। रोड एंड पोर्ट्स का अगर हम यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे तो क्या होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, न्यू इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस यहाँ पर सेटअप होंगे, तो आपकी कंट्री में यहाँ पर क्या होगा, नेशनल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होगी। हमारा जो बांग्लादेश में हम क्या होगा, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्या करना है, एक्सेलरेट किया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट रीजन भी यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो बहुत ज़्यादा, वहाँ पर हमें बहुत मतलब वास्ट लेवल पर क्या मिलता है, नेचुरल रिसोर्सेज का यहाँ पे अबेंडेंट है। इट इज स्ट्रेटेजिक लोकेशन शेयरिंग बॉर्डर विथ नेपाल, भूटान, चाइना एंड बांग्लादेश। नॉर्थ ईस्ट रीजन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए वो नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश एंड म्यांमार से क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। तो ये हमारे लिए एज अ एसेट सामने आ सकता है। इसलिए हमें क्या करना होगा, क्रिएटिंग वैल्यू चेन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स शुड encompass diverse sector such as agro processing, man-made fibers, handicraft assembly of two-wheelers and perhaps mobile phones and pharmaceuticals। तो हमें यहाँ पर ज़्यादा जो ये छोटे छोटे आइटम्स आप ऐसा देख सकते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू चेन को क्रिएट करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग जो ये प्रोडक्ट्स हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा इंक्रीज करना होगा। इससे क्या होगा, यहाँ की जो पॉपुलेशन उनको भी फायदा मिलेगा, और जो एक पोटेंशियल है इस रीजन का, जब यहाँ पे ये सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग होगी तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स है उसका अटेंशन सामने आएगा। बट देखिए हमने यहाँ पे बेनिफिट्स की बात कर ली, अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर ली इस रीजन में, बट हमारे सामने क्या है, चैलेंजेस भी हैं। क्या क्या चैलेंजेस, सबसे पहले तो जो ये रीजन है इसमें सिर्फ जापान जो है एक सिंगल इन्वेस्टर है,
इस रीजन में सिर्फ अभी जापान सिंगल इन्वेस्टर है, बट हमें इसको ये जो कि मतलब जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसमें यहाँ पे कैसा है, अनवर्केबल है। सिर्फ जापान नहीं, हमें अदर इन्वेस्टर्स की भी यहाँ पे ज़रूरत है। अगर अदर इन्वेस्टर्स हमारे सामने जब तक नहीं आते हैं तो इस रीजन में हम ग्रोथ मतलब इंश्योर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो हमारी जो पॉलिसी कन्वर्जेंस है उसको एक्सपेंड करना होगा। यहाँ पे जो इंडिया की अदर कंपनीज है, ये कहा जा रहा है कि इंडिया की जो अदर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं उन्हें भी यहाँ पर क्या करना होगा, इन्वेस्ट करना होगा। बांग्लादेश में आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इंडिया मस्ट ईज रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम बांग्लादेश। बांग्लादेश से जो इन्वेस्टमेंट आती है उस पर जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उसको यहाँ पर ईज करना होगा। उसका जो फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसमें हमें यहाँ पे ईज करना होगा, और जो हमारी इकोनॉमिक कॉपरेशन है उसको और ज़्यादा क्लोज करना होगा। जब तक देखिए हमारे रिलेशन हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ यहाँ पे इंप्रूव नहीं होते हैं तब तक हम इस रीजन में कोई भी डेवलपमेंट को इंश्योर नहीं कर सकते हैं। ओके, अब इसमें कुछ हमें एडिशनल पॉइंट्स की बात की गई है। अगर इंडिया यहाँ पर बांग्लादेश को क्या करता है, असिस्ट करता है, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है हमारी, उसका एक इंटीग्रल पार्ट बन सकता है बांग्लादेश, और इस रीजन में हम बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट जो है हमें कंसिडर करने चाहिए। 2 पॉइंट्स की बात की गई, कौन कौन सा, पहला, व्हेन इश्यूज ऑफ रीजनल कॉपरेशन एंड इंटीग्रेशन आर डिस्कस्ड स्कैंट अटेंशन सीम्स टू बी पेड to Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation which is self-defeating। यहाँ पे बिम्स्टेक की बात करते हैं तो आज के टाइम पे बिम्स्टेक पूरी तरीके से आप देखेंगे बंद पड़ा हुआ है, ये अपने आप मतलब एक सेल्फ डिफीटिंग है। तो दिस मस्ट चेंज सो दैट द ग्रुपिंग प्रोग्रेस टूवर्ड्स इट्स विजन ऑफ एस्टैब्लिशिंग बे ऑफ बंगाल कम्युनिटी। यहाँ पर बे ऑफ बंगाल कम्युनिटी को एस्टैब्लिश करने की बात की जा रही है, बट उससे पहले जो हमारे रीजनल एग्जिस्टिंग रीजनल फॉरम्स हैं, कॉपरेशन है, बीमस्टेक की अगर हम बात करते हैं तो इनको क्या करना होगा, अच्छा यहाँ पर परफॉर्म करना होगा, इनको रिवाइव करना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा विजन है बे ऑफ बंगाल कम्युनिटी को इस्टेब्लिश करने का उसको हम यहाँ पर सामने ला सकते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें क्या कहा गया है कि कनेक्टिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया रिक्वायर अ एस्ट्यूट पायलट दिस लीडरशिप कैन कम फ्रॉम द ट्रायड और बांग्लादेश, इंडिया, जापान। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया है, अगर इसको हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर क्या ज़रूरत है, एक ट्रायड की ज़रूरत है जिसमें बांग्लादेश, इंडिया, जापान को साथ आना होगा। और ये तीनों जो कंट्रीज़ हैं क्या कर सकती है, जो ट्राइलेटरल यहाँ पे कॉपरेशन जो होगा, इनकी लीडरशिप से हम यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया को लार्जर पार्ट में कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा आर्टिकल। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखिए ये जो कहाँ है आप, ये म्यांमार है और यहाँ से ये बांग्लादेश है और इसको यहाँ पे कनेक्ट किया जा रहा है। ये जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है यहाँ से ऐसे कनेक्ट किया जा रहा है। ये माताबारी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से जो डीएसपी पोर्ट है इसको यहाँ पे इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज रशियाज ऑयल इम्पोर्ट्स टू इंडिया राइजेस फर्दर, ट्रेड डेफिसिट बलून्स। अब इसमें डिस्कस किया गया है कि अगर हम 2023 की बात करते हैं तो रशिया सरपास सऊदी अरेबिया टू बिकम द सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया। पहले अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा हम यहाँ पे क्रूड ऑयल किससे लेते थे, इराक से लेते थे, फिर सऊदी अरेबिया से लेते थे और उसके बाद रशिया से लेते थे। बट यहाँ पे जब से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ और रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे सैंक्शंस लगाए गए, तब से हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि हमारा जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है हम किससे कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रशिया से कर रहे हैं। आप इस मैप चार्ट में देखेंगे फरवरी 2020 की बात की जा रही है, ये जो रेड वाली लाइन है वो रशिया को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2023 में हमने यहाँ पे सऊदी अरेबिया को भी क्या कर दिया, सरपास कर दिया। इराक अभी यहाँ पे फर्स्ट पर है बट स्टिल हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमने यहाँ पे सऊदी अरेबिया को सरपास कर दिया है और रशिया आज के टाइम पर बिगेस्ट एक्सपोर्टर बन चुका है, सेकेंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया यहाँ पर बन चुका है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। सिर्फ चार्ट 2 में अगर हम देखें तो सिर्फ यहाँ पर क्रूड ऑयल की बात नहीं की जा रही, अदर जो प्रोडक्ट्स है जैसे कि आप देखेंगे पेट्रोलियम ऑयल, फर्टिलाइजर, सनफ्लावर ऑयल, न्यू प्रिंट्स, अदर आइटम्स को भी यहाँ पे क्या किया जा रहा है, रशिया से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, रशिया से हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, और इंपोर्ट जो है हमारा वो कैसा है, कम है। देखिए जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है और इंपोर्ट कम होता है तो इस केस में क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट होता है। हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो इसी के चलते आज के टाइम पर हम देखें तो रशिया और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है।
अब इसी के चलते यहाँ पर हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा कि रशिया और इंडिया के बीच में यहाँ पर मीटिंग हुई है, जिसमें हमने ये कहा है कि जो ये ट्रेड डेफिसिट है उसको हम क्या करेंगे, ईज करेंगे, कम करेंगे। और इंडिया से यहाँ पर कुछ लिस्ट बनाई गई है, यहाँ पर बहुत सारे आइटम्स की यहाँ पर लिस्ट बनाई गई है, जिसको यहाँ पर इंडिया से इम्पोर्ट किया जाएगा, कहाँ, रशिया में, सॉरी इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाएगा रशिया में, जिससे ये जो ट्रेड डेफिसिट, ये जो गैप है, उसको हम यहाँ पर क्या कर सके, फिल कर सके। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो देखिए, नवंबर दैट रशिया वाज पोटेंशियली सीकिंग टू इंपोर्ट मोर देन 500 प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया। यहाँ पे 500 प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाई गई है, जिसको रशियन मार्केट में एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा और रशिया इसको क्या करेगा, इंडिया से इंपोर्ट करेगा। Meanwhile, Russia richest people added 152 billion to their wealth over the past year, buoyed by high price for natural resources and rebounding from the huge loss of fortune they experienced just after Ukraine war. अब यहाँ पर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, जिससे क्या कर सकें, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद यहाँ पे जो रशिया को यहाँ पे लॉस हुआ है, उसको हम क्या कर सकें, रशिया रिबाउंड कर सके। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज हाउ कैन जुवेनाइल बी ट्राइड एज एन एडल्ट इन कोर्ट। अब यहाँ पे आप सभी को पता, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन जो NCPCR है, उन्होंने अभी कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे इशू किए हैं, जिसमें पहले उन्होंने असेसमेंट किया है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है हमारा, उसको यहाँ पे उसका असेसमेंट हुआ है, और उस असेसमेंट के थ्रू यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस को यहाँ पर क्या किया गया है, इशू किया गया है, किसके थ्रू, NCPCR के थ्रू। ओके, अब अगर हम पहले JJB की बात करते हैं, JJI की, जो हमारा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, इसमें जो कैटेगराइज किया गया है, उसका जो सेक्शन 15 है, वो क्या कहता है कि अगर किसी जुवेनाइल ने यहाँ पर कोई हीनियस क्राइम किया है ना, कोई हीनियस ऑफेंस किया है, हीनियस क्राइम किया है, तो उस केस में उसको एज अ एडल्ट यहाँ पर क्या किया जाएगा, हीनियस ऑफेंस में उसका जो केस होगा, उसको एज अ एडल्ट ग्रुप में यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। ओके, अब अगर हम बात करते हैं जो इसको जो हमारा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, यहाँ पर 3 तरह की जो चिल्ड्रन के थ्रू यहाँ पे ऑफेंस किए जाते हैं, उसको यहाँ पे 3 तरीके से कैटेगराइज किया गया। कौन कौन से, पहला पैटी ऑफेंस, सीरियस ऑफेंस एंड हीनियस ऑफेंस। तो सेक्शन 15 यहाँ पे क्या कहता है, जो हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, वो ये प्रोवाइड करता है कि किसी भी बच्चे ने अगर यहाँ पे हीनियस ऑफेंस यहाँ पर किया है, हीनियस ऑफेंस एल्स टू हैव बीन कमिटेड बाय अ चाइल्ड हु हैव कंप्लीटेड और इज अबव द एज ऑफ 16 ईयर्स। तो हीनियस क्राइम में मतलब किसको यहाँ पर आप कंडक्ट करेंगे एज अ एडल्ट, 16 टू 18 ईयर्स की एज में, इस ग्रुप की एज में किसी ने अगर हीनियस क्राइम किया, तो उसे एज अ एडल्ट यहाँ पे क्या किया जाएगा, उसका कन्विक्शन यहाँ पर होगा। ओके, तो इसी के चलते आप देखिए, इसमें फिर बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड यहाँ पे पूरा जो पहला प्रिलिमिनरी असेसमेंट होता है रिगार्डिंग his mental physical capacity to commit such offense, ability to understand consequences of offense and circumstances in which he already committed the offense, मतलब कि उसका पूरा असेसमेंट किया जाएगा पहले बोर्ड के थ्रू, उसके थ्रू यहाँ पे क्या होगा, उसका केस सामने फर्दर बढ़ेगा। अब देखिए, यहाँ पे जो NCPCR है, उन्होंने क्या किया है, पूरा अभी जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, जो बोर्ड है, उसका असेसमेंट किया है, और उसमें उन्होंने कुछ गाइडलाइंस सामने रखी हैं। कौन कौन सी, उन्होंने ये कहा कि जो बोर्ड है, उसको सबसे पहले क्या करना होगा, चाइल्ड और चाइल्ड की फैमिली को पहले जो एक असेसमेंट होता है पहला, उसको प्रोवाइड करना होगा। जो आप काउंसिल की एक कॉपी होती है, काउंसिल ऑर्डर की जो कॉपी होती है, वो प्रोवाइड करना होगा। यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पे जो प्रोफेशनल्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको यहाँ पर रखना होगा, ना कि वो जो प्रोफेशनल जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पर आपको इन्वॉल्व नहीं करना है। जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में, आपको उन्हें रखना होगा, ताकि वो क्या कर सके, बच्चों से यहाँ पे अच्छे से जो चिल्ड्रन है जिसने यहाँ पे ऑफेंस किया है, वो उससे डील कर सके। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या बात की जा रही है कि शैल ऑल्सो एनालाइज एंड टेक इनटू कंसिडरेशन द सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। यहाँ पर प्रिलिमिनरी असेसमेंट जो बोर्ड है, उन्हें क्या करना होगा, जो SIR है, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, उसको कंसिडर करना होगा, और टू बी प्रिपेयर्ड बाय द चाइल्ड वेलफेयर ऑफिस, जो कि यहाँ पर जो प्रोबेशन ऑफिसर और चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर होंगे, जिसके थ्रू ये जो रिपोर्ट है पूरी, वो इसको प्रिपेयर किया जाएगा, और बोर्ड के थ्रू इसको पूरा इसका असेसमेंट यहाँ पे उसको कंसिडरेशन में लिया जाएगा। सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट को भी यहाँ पे क्या करना है, कंसिडर करना है, टू बी प्रिपेयर्ड आफ्टर इंटरेक्शन विद चाइल्ड और चाइल्ड फैमिली। अब देखिए, यहाँ पर 2 तरीके के होते हैं, जो केस हुआ है उसकी पूरी एक रिपोर्ट बनती है, तो आपको पहले उसे कंसिडर करना है। उसके बाद जब आप बच्चे से मिले, बच्चे की फैमिली से मिले, और उसका जो पूरा असेसमेंट हुआ है, उसकी जो रिपोर्ट बनती है, सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट उसको कहते हैं, तो उस रिपोर्ट का भी क्या करना होगा, बोर्ड के थ्रू पहले पूरा कंसिडर करना होगा।
ओके अब इसमें नेक्स्ट ये कहा जा रहा है कि एनसीपीसीआर क्या है, एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है एनसीपीसीआर के में अंडर सेक्शन 109 ऑफ द जेजे एक्ट कि वो क्या करें कि टाइम टू टाइम यहाँ पे जो भी एक्ट उनको यहाँ पे मॉनिटर करते रहें। अब यहाँ पे एक्ट में बहुत सारे प्रोविजंस हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, बट इसमें हमारे पास क्लैरिफिकेशन नहीं है कि हमें किस तरीके से यहाँ पर कोई स्टेप नहीं है, अब क्लैरिफिकेशन नहीं है कि ये सारी प्रोसेस यहाँ पर कैसे होनी है। ओके तो इसी के चलते हमें क्या देखने को मिलता है, हाउएवर द मेजर इशू रिमेन्स द इम्प्लीमेंटेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज प्रिंसिपल्स इन द सिस्टम। यहाँ पर क्या होता है, सिस्टम में ये जो प्रिंसिपल्स यहाँ पर दिए गए उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंड एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। ओके particularly to be followed by a JGB and the children's code, a lot of principles which have been made a part of the act have not been given due prominence by the board as well as the children's code। तो यहाँ पर एक्ट में तो बहुत सारे प्रोविजंस एंड प्रिंसिपल्स हैं, बट उन्हें कोई भी प्रोमिनेंस प्रोवाइड नहीं की जाती है थ्रू द बोर्ड एंड चिल्ड्रंस कोड। ओके तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे छोटी छोटे न्यूज़ हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है कि केसेस ऑफ एविएशन स्टाफ कॉट स्मगलिंग गोल्ड डबल्ड इन 2022 एंड 23। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो गोल्ड की स्मगलिंग है वो धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आप सभी को पता है जो ग्लोबल गोल्ड प्राइस है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइक हो रहे हैं आज के टाइम पर, और इसी के चलते आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो येलो मेटल्स हैं उन पर यहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी को रेस कर दिया है, जिसके कारण हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो गोल्ड है उसकी स्मगलिंग यहाँ पे धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। एयरपोर्ट्स में हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो एविएशन मेंबर्स हैं, ओके तो यहाँ पर मुंबई में वो 604.5 किलोग्राम यहाँ किलो गोल्ड को यहाँ पे क्या किया है, सीज किया गया है। देखिए द टेबल लिस्ट द एयरपोर्ट्स विद द हाईएस्ट गोल्ड सीज। मुंबई एयरपोर्ट फॉलोड बाय दिल्ली चेन्नई रिकॉर्डेड द हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ गोल्ड सीज इन 2022 एंड 23। यहाँ पे मुंबई में सबसे ज्यादा, उसके बाद दिल्ली, चेन्नई, कैलिकट, कोचिन एंड हैदराबाद। तो यहाँ पर जो स्मगलिंग होने लगी, देखिए किसी भी चीज की जब कमी होने लगती है तो वो क्या होने लगता है, धीरे धीरे उसकी स्मगलिंग हम इलीगल तरीके से क्या करने लगते हैं, यहाँ पर उस चीज को सामने लेकर आते हैं। तो यहाँ पर जो गोल्ड की स्मगलिंग है वो बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी है। इंडिया सेंड्स एयरक्राफ्ट शिप फॉर एविकेशन फ्रॉम सूडान। सूडान में आप सभी को पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहे हैं, और इसी के चलते हमारी जो इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री और आपकी जो इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या कहा है कि इंडिया हैव सेंट 2 हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट टू सऊदी अरेबिया एंड शिप टू द कोस्ट ऑफ सूडान टू बीइंग इवैक्यूएशन ऑफ इट्स सिटीजन हु आर कॉस्ट इन अ वॉर फ्रॉम टॉन अफ्रीकन नेशन। तो यहाँ पर जो सूडान में अभी वॉर चल रहा है, जो सिचुएशन है, तो उससे यहाँ पर जो इंडियंस है उनको वहाँ से निकालने के लिए इंडिया ने क्या किया, एयरक्राफ्ट्स और शिप्स को यहाँ पर भेजा है, ताकि जो सारे इंडियंस हैं उनको सेफली इंडिया में हम लेकर आ सकें। ओके नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है सेंटर विल क्लैम्प डाउन ऑन पॉन्जी एप्स सीज फाइनेंस मिनिस्टर। अब देखिए पॉन्जी एप्स क्या होते हैं, इसके बारे में पहले हम देख लेते हैं। पॉन्जी एप्स क्या होता है, मतलब एक स्कीम एक तरीके से, जिसमें यहाँ पे जो एक तरीके से फ्रॉड किया जाता है। फ्रॉड कैसे कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे यहाँ पे फंड कलेक्ट किया जाता है, और जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पे वो फंड को कलेक्ट करके उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो एक तरीके से यहाँ पे जो पॉन्जी एप्स होते हैं, पॉन्जी स्कीम में इस तरीके से पूरा आपका चलता है। तो ये फ्रॉड यहाँ पे चलता है। तो इसी के चलते यहाँ पे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा है कि जो पॉन्जी एप्स हैं उनसे हम क्या करेंगे, जो हमारी RBI है और मिनिस्ट्री है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, वो क्या कर रही है, डिस्कस कर रही है कि इन पॉन्जी एप से हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाएगा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनसे यहाँ पे फंड लिया जाता है और जो न्यू इन्वेस्टर्स आते हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो उसमें इन्होंने कहा कि द गवर्नमेंट इज वर्किंग विद RBI एंड IT मिनिस्ट्री ऑन रेगुलेशन, सीज निर्मला सीतारमन, एडिंग दैट इन्वेस्टर शुड एक्सरसाइज कॉशन बिफोर पुटिंग इन हार्ड मनी अर्न। और इन्होंने ये भी कहा कि जब यहाँ पर हम कहीं भी मनी को अपनी इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उससे पहले क्या क्या कॉशंस होने चाहिए, प्रिकॉशंस को यहाँ पर लेना चाहिए। ओके तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है इज द सुप्रीमेसी ऑफ द US डॉलर अंडर थ्रेट। यहाँ पे डी-डॉलराइजेशन की बात की जा रही है कि यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हमें ये देखने को मिल रहा है कि अभी एट प्रेजेंट में देखेंगे तो जो डॉलर है उसकी जो वैल्यू एक तरीके से वो क्या हो रही है, यहाँ पे धीरे धीरे कम होती हुई हमें नजर आ रही है। तो डी-डॉलराइजेशन एक तरीके से इसकी हम डेफिनेशन देखें, रिफर्स टू द डिपोजिंग ऑफ द US डॉलर फ्रॉम द रिवर्स करेंसी स्टेटस इट एंजॉयज ग्लोबली। इसका जो स्टेटस है
ग्लोबल लेवल पर अगर हम देखें, इंटरनेशनल लेवल पर देखें, तो इसका जो स्टेटस उसको हमें क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, डी डॉलराइजेशन कह रहे हैं। अगर आज के टाइम पर देखें, धीरे धीरे हमें ये क्या देखने को मिल रहा है कि यूएस डॉलर है डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट मोस्ट ऑफ करेंसीज। यूएस डॉलर जो क्या हो रहा है, जो हमारी यूरोपियन करेंसीज हैं, तो बहुत सारी ऐसी करेंसीज हैं जिसके तहत अगर हम उसको कंपेरिजन में करें तो यहाँ पे डेप्रिशिएट हो रहा है अगेंस्ट द मेजर करेंसीज ऑफ एंड हैज डिक्लाइंड मोर देन 10% इन द पास्ट 6 मंथ। पास्ट 6 मंथ से हमें ये देखने को मिल रहा है जो यूरोपियन यूनियन मतलब यूए है, उसकी जो मेजर करेंसीज है उससे यहाँ पे डेप्रिशिएट हो रहा है। बट यहाँ पर हम सिर्फ एक बार से ही ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब चाइना भी चाइना सबसे ज़्यादा यहाँ पे सामने आ रहा है। सबसे पहला तो फैक्टर कौन आ रहा है, चाइना आ रहा है। चाइना जो उसका चाइनीज करेंसी युआन है उसको यहाँ पे लीड कर रहा है, ताकि वो क्या कर सके, क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, जो एक्सपोर्ट सेक्टर उसको यहाँ पे डोमिनेट करता है। और इसी के चलते जो चाइनीज करेंसीज है, आप सभी को पता है, यहाँ पे श्रीलंका को चाइना ने लोन दिया था और उसको अपनी जो डेट ट्रैप पॉलिसी है उसमें यहाँ पे स्टक हो चुका है श्रीलंका। अब देखिए, श्रीलंका ने क्या किया, चाइना से यहाँ पे लोन लिया और उस लोन को रीपे करने के लिए फिर से लोन लिया, जिसके कारण जो श्रीलंका है वो किसमें फंस गया, डेट ट्रैप में यहाँ पे फंस चुका है। ठीक है, बट इसमें देखिए इतनी जल्दी यहाँ पर जो डी डॉलराइजेशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, अगर हम यूएस की बात करते हैं तो यूएस में क्या है, ओपन मार्केट है। ओके और किसी भी जियोपॉलिटिकल अगर हम देखते हैं, वहाँ पे ओपन मार्केट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, वहाँ पे कोई भी स्ट्रिक्ट कैपिटल कंट्रोल नहीं है। और अगर हम अदर कंट्रीज की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आप चाइना की बात कर लें, तो चाइना में इतना ज़्यादा ओपन मार्केट नहीं है, वहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल कितना ज़्यादा रहता है। और किसी भी इन्वेस्टर के लिए सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाता है कि गवर्नमेंट का वहाँ पर क्या हो, कंट्रोल कम हो। ओके तो देखिए इतनी जल्दी तो यहाँ पे डी डॉलराइजेशन नहीं हो सकता है, बट धीरे धीरे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यूएस जो है, जो ये डॉलर है, उसकी जो वैल्यू है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, यहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही है। ओके तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा। तो देखिए आज के लिए इतना ही, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। तो एनालिसिस कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।